हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी सीयूईटी पीजी एमएड 2026 में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है और साथ ही साथ ऐसी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिविजुअली कराती हैं, यानी कि सीयूईटी पीजी के अंडर में नहीं आती हैं। जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, लखनऊ विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू, सीसीएसयू, सीएसजेएमयू, आरएमएलएयू, बीबीएसपीयू, केएनआईपीएसएस, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया आपकी हो गई, पटना विश्वविद्यालय हो गई। तो ये जो क्लास है सभी के लिए है, क्योंकि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और आज के इस क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सभी के सिलेबस में क्या है, इंक्लूड है। ठीक? चलिए, आज का हमारा अपना टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा जो अपना टॉपिक होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पढ़ेंगे आज आईसीटी को, कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आईसीटी के बेसिक्स में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है। तो हम आईसीटी से जुड़े हुए आधारभूत तथ्यों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम मल्टीमीडिया अप्रोच क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें हम कैसे आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय ब्रिजेश कुमार गुप्ता। और जैसा कि आप हमारा ध्येय वाक्य जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे लिए अलंकरण नहीं है, कोई सजावट का सामान नहीं है, बल्कि क्या है, भारतवर्ष में देने की जिद है कि भारत के कोने-कोने में कैसे दी जा सकती है। ठीक है? अगर आप इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, इंस्टा अगर आप यूज़ करते हैं तो ये मेरी यूज़र आईडी है। आप मुझे फ़ॉलो कर लें ताकि आपकी एक्टिविटीज़ को मैं देख सकूँ और मुझे आपके बारे में पता चल सके, मैं आपसे जुड़ सकूँ। सेशन को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने और देखने को मिलती है। आपके जो भी दोस्त हैं, भाई-बहन हैं, उनके पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जो एमएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया है तो इस घंटी को दबा लीजिए ताकि कोई सा भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होना है सीयूईटी पीजी 2026 एस्पिरेंट्स का। तो उसकी सूचना आपको यहाँ पे दी जाएगी और ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसके एमएड एंट्रेंस के फॉर्म ही रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो उनका फॉर्म आएगा तो उसकी सूचना भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी। तो आप ज़रूर क्या करें भैया, ज्वाइन करें। ठीक है? चलिए, अगर आपको नहीं जानकारी है तो बता दूं कि ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, फाउंडेशन बैच के तहत आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक ना? फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हमने आपसे क्या वादा किया था? हमने आपसे वादा किया था कि जो सीयूईटी पीजी एमएड का ऑफिशियल सिलेबस है, टोटल 10 यूनिट का, उसकी समस्त आपको थियरी की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा और ये दोनों बाइलिंगुअल होंगे। 3 साल का पीवाईक्यू कराने की भी बात कही थी, ठीक ना? तो आपको 3 साल के पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कराए जाएँगे। थियरी की क्लास समाप्त होने की कगार पे है। आज का ये जो सेशन है, अंतिम सेशन है थियरी के ऊपर। इसके बाद प्रैक्टिस सेट के सेशन चालू होंगे और आपको सीयूईटी पीजी एमएड 2025 का पीवाईक्यू कराया जाएगा। ठीक? फाउंडेशन बैच का हमने क्या करा, एक ध्येय वाक्य आपके लिए रखा, मजबूत इरादे खुद से वादे, बन गई है जिद कहलाना है शिक्षाविद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्रकार के प्लेलिस्ट मिलेंगे और 3 प्रकार के जो प्लेलिस्ट है उसमें थियरी के सेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट के सेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा और पीवाईक्यू के सेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा। तो उन्हीं 3 प्लेलिस्ट से आपको तैयारी करनी है। थियरी के सेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें टोटल 10 यूनिट से संबंधित आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर, और प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट में भी आपको एक ही प्लेलिस्ट में टोटल 10 यूनिट में जितने टॉपिक हैं सभी के ऊपर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक ना? और जो पीवाईक्यू वाला प्लेलिस्ट है उसमें आपको 3 साल
जो बीत चुके हैं उनके पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला बिंदु होगा वो क्या बिंदु होगा, तो हम इस चीज़ पे चर्चा आपसे करेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं आईसीटी के, ठीक ना। आईसीटी के आधारभूत तत्व क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं आपके सामने आईसीटी के बेसिक्स की, तो उसमें हम क्या-क्या अध्ययन करते हैं, यानी कि आपको आईसीटी की डेवलपमेंट जर्नी पता होनी चाहिए कि आईसीटी ये शब्द का विकास कैसे हुआ, कैसे ये शब्द प्रचलन में आया। अब और आपको आईसीटी का इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए, क्या मतलब होता है इसका, आईसीटी का मीनिंग या डेफिनेशन क्या होता है, आईसीटी की नीड क्यों है भाई, आवश्यकता क्यों है, आईसीटी के उद्देश्य क्या होते हैं, आईसीटी का प्रकृति क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, आईसीटी के अंतर्गत किन-किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है, आईसीटी के एडवांटेज क्या हैं और आईसीटी की सीमाएँ यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई मुझे आईसीटी का बेसिक्स आता है, ठीक ना? ये चीज़ है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं आईसीटी की विकास यात्रा को, यानी डेवलपमेंट जर्नी को। तो इसमें हम देखेंगे कि 1450 ईस्वी के लगभग में जर्मनी कंट्री के अंदर गुटेनबर्ग मुद्रण मशीन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। एक ऐसी मशीन थी, तो प्रिंटिंग की मशीन थी, ठीक ना, प्रिंट करने की। इसके बाद आप देखेंगे कि 1837 ईस्वी में अमेरिका में एसपी मोर्स द्वारा तार प्रणाली टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। 1849 में इंग्लैंड तथा फ्रांस में छायाचित्र विज्ञान फोटोग्राफी का विकास हुआ। 1876 ईस्वी में स्कॉटलैंड में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने टेलीफोन का विकास किया। 1895 में इटली के जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का विकास किया गया। 1900 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रोफेसर ए वी रेने ग्राफीन द्वारा फोटो स्टेट तकनीक का विकास हुआ, जो 2 कॉपी हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, 1900 ईस्वी तक पहुँच गए। आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। 1938 में अमेरिका के प्रोफेसर एफ कार्लसन ज़ेरोग्राफी का आविष्कार करते हैं, ठीक ना। 1940 में इंग्लैंड के जीबी डेंसर तथा फ्रांस के रेने डेमेन ने माइक्रोग्राफी तकनीक का आविष्कार किया। संचार उपग्रह का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया 4 अक्टूबर 1957 को, और पहला जो उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम था स्पुतनिक उपग्रह, सोवियत रूस अंतरिक्ष तकनीक के द्वारा छोड़ा गया। 1960 ईस्वी में अमेरिका के थियोडोर मिनमन ने लेजर तकनीकी का विकास किया। 1950 ईस्वी में विश्व में सर्वप्रथम सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1950 में जो सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग किया गया, ठीक ना। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही 20वीं शताब्दी में हम इंटर हो जाते हैं, तो अत्याधुनिक मैग्नेटिक वीडियो का चलन हो गया, कैमरा आने लगे। एक कैमरा है, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया। इसके अतिरिक्त दूर टेलीकम्युनिकेशन का भी विकास हुआ, यानी दूर में बैठे लोगों से, सुदूर में बैठे लोगों से भी हम बातचीत करने लगे। तो 1950 के करीब में आईसीटी वर्ड का क्या हुआ भाई, अस्तित्व में आया, सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द। और कैसे कैसे आया, तो इसकी एक क्या रही भाई, विकास यात्रा रही, कुछ स्टेप्स से गुजर कर आया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए जानकारी के लिए, ठीक ना। इसके बाद हमने देख लिया कि भाई आईसीटी की विकास यात्रा क्या थी। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर आईसीटी का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक ना। तो आईसीटी क्या है भाई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना। क्या है भाई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक ना, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मानव जीवन के प्रत्येक कार्यों, मानव का जो जीवन है और उसके जीवन में जो प्रत्येक के प्रकार के वो कार्य करता है, अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, उसके जीवन के कई पक्ष होते हैं, ठीक है। मानव जीवन का एक पक्ष नहीं होता है,
कई पक्ष होता है, ठीक ना? एक पर्सनल होता है, एक प्रोफ़ेशनल पक्ष होता है। तो जो सभी पक्ष है उसको जब हम विज्ञान से जोड़ते हैं, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास होता है, ठीक ना? कि भाई मानव अपने जीवन में जितने भी प्रकार के कार्य करता है, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, सबको जब ने हम सभी चीज़ों को जब हमने तकनीकी से जोड़ना चाहा, तो किसका विकास हुआ? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण की ज़रूरत होती है, आप जानते हैं। अभी भी हमारे देश की शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे चल रही है। तो कोई भी नीति निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके लिए समिति का गठन होता है, समिति डेटा कलेक्ट करती है। उस डेटा का एनालिसिस करके वर्तमान समय की क्या माँग है, उसके आधार पर नीति का निर्माण होता है और इन सभी चीज़ों को करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है, यानी एक-दूसरे से बात करने की आवश्यकता होती है। भई जो नीति निर्माण कर रहे हैं, वो कैसे जानेंगे कि इस समय जनता क्या चाहती है, इस समय समाज की क्या माँग है, इस समय राष्ट्र किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वो क्या करते हैं, अनेक माध्यमों से जनता से जुड़ने का, प्रजा से जुड़ने का कोशिश करते हैं और ये सारी चीज़ें संचार से ही क्या होती हैं, पॉसिबल होती हैं। तो इस तरीके से भी आईसीटी क्या होता है, अस्तित्व में आता है। ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अगर हमें ज्ञान को ग्रहण करना है, तो उसके लिए ज्ञान का संचय करने के लिए यानी डेटा भंडारण के लिए, ज्ञान का प्रसार करने के लिए अगर हमें नॉलेज को स्प्रेड करना है, फैलाना है, ज्ञान का निर्माण करने के लिए कोई हमें कंटेंट डेवलप करना है, तो इन सभी ही चीज़ों के लिए संप्रेषण विधियों का विकास करना आवश्यक होता है, ठीक ना? अगर हम संप्रेषण विधियों का विकास न करें, तो हम ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाएँगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, आपको मैं इसीलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मौजूद है, ठीक ना? एक तकनीक के मदद से ही तो आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये जो सूचना मैं दे रहा हूँ वो आप तक जा पा रही है। तो यही चीज़ है कि भाई संप्रेषण कैसे हो उसके लिए टेक्निक्स को डेवलप करना ज़रूरी है। अगर हम नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं या नॉलेज को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं या फिर नॉलेज को फैलाना चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या हम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए भी, ठीक ना? और संप्रेषण विधियों का विकास किसके माध्यम से होता है? तो संप्रेषण विधि के ही रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है, ठीक ना? कि भाई हम एक-दूसरे से बात कर पाएँ, हम अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह अगर भेज पाएँ, दूसरे जगह की चीज़ों को सुन पाएँ, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख पाएँ, तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमने क्या किया, एक संप्रेषण विधि को डेवलप करना चाहा और उसी के रूप में हमने आईसीटी को क्या किया, अपनाया। तो हमें डेटा का विश्लेषण करना हो या डेटा का संश्लेषण करना हो, सभी कार्यों के लिए क्या है भाई, आईसीटी अनिवार्य है। ठीक ना? चलिए अब हम और अच्छे से समझते हैं, वो तो सारी थ्योरेटिकल चीज़ें थी, उदाहरण के माध्यम से हमें चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी जल्दी समझ आती हैं और जब हम एक बारी समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक ना? पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि संदेश जो होते थे, एक व्यक्ति अगर अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तो वो कैसे पहुंचाता था? प्राचीन काल में चले जाइए, अति प्राचीन काल, ठीक ना? तो कैसे होता था? आप देखे होंगे, एक गाना भी है, कबूतर जा कबूतर, ऐसे है ना कोई गाना एक। तो क्या होता था, कबूतर के माध्यम से हम संदेश भेजते थे, ठीक ना? वो क्या होता था, चिट्ठी को दबा के और कबूतर एक जगह से दूसरे जगह पे संदेश ले जाता था, ठीक ना? तो इसमें समय लगता था कि नहीं लगता था? तो आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा समय लगता था। अगर हमने आज संदेश भेजा तो ना पता कई महीनों में हमारा संदेश किसी के पास पहुँचता था। ठीक ना? ये चीज़ है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि पहले क्या होते थे, हमारे यहाँ राजा-महाराजा होते थे, आपको पता है ना? हमारे यहाँ क्या होते थे, राजा-महाराजा होते थे। जैसे कि अगर हम मान लें तो अशोक महान क्या है, वो भी एक राजा ही थे, सम्राट थे कि नहीं? तो उनके पास अगर किसी दूसरे राजा का संदेश, कोई दूसरा राजा है, मान लीजिए कोई दूसरा राजा यहाँ पे है और वो अपना संदेश अशोक के पास भेजना चाहता है यहाँ पे, तो वो कैसे भेजता था? वो अपना एक राजदूत भेजता था। क्या भेजता था? अपना एक राजदूत भेजता था और जो राजदूत होता था वो संदेश लेके कोई रूट से, मान लीजिए ये रूट है ऐसे, 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 ऐसे,
कोई स्थान पे आता था। तो इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूँ कि समय लगता था कि नहीं लगता था, तो आप बोलेंगे सर बहुत समय लग जाता था। क्या होता था, समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। कई-कई महीने, कई-कई साल लग जाते थे, तब जाके सूचना एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँच जाती थी, ठीक ना? चलिए इसके बाद एक आध चीज़ और देख लेते हैं हम। तीसरा तरीका क्या था भाई, कि हमारे यहाँ डाकघर भी हो गए थे। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए थे, तो क्या था, डाकघर भी हो गए थे। अंग्रेज से पहले की बात करें तो कोई ना कोई डाक व्यवस्था तो होगी ही। तो इसमें हम क्या करते थे, पत्रों को इन ड्रम में रख देते थे और पत्र पहुँचने में 14 से 15 दिन लग जाते थे, ठीक ना? नॉर्मल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो। एक और तरीका क्या था, कि मान लीजिए कि हमारा भाई जो है वो शहर में काम करता है, ठीक ना? भाई शहर में काम करता है और इसके पैसों से पूरा घर चलता है, इसके पैसों से घर चलता है। क्या किया कि 2-3 महीने से भाई ने पैसे नहीं भेजे, तो हम लोग घबरा गए कि भाई भाई है भी या नहीं है। तो घर के लोगों ने क्या हुआ भाई, एक चिट्ठी लिखनी चाहिए और चिट्ठी भेजना चाहा अपने लड़के को जो शहर में था। तो ये चिट्ठी वो कैसे भेजते थे, कोई गाँव से शहर जा रहा हुआ व्यक्ति होता था, जो शहर जा रहा है कोई गाँव से व्यक्ति, तो हम क्या बोलते थे, लो भैया चिट्ठी, ये मेरे भाई को तुम पहुँचा देना क्योंकि तुम तो शहर ही जा रहे हो। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बस है और ये क्या कर रही है भाई, एक शहर में जा रही है और इसमें कई लोग जा रहे हैं। देख रहे हैं ना पहले कैसे जाते थे लोग। तो किसी को चिट्ठी भेजना होता था तो इसमें से किसी को भी पकड़ के बोल देते थे कि लो भाई, तुम मेरे भाई से तो मिलोगे ही, चिट्ठी भी पहुँचा देना। तो इसमें क्या होता था, सूचना एक जगह से दूसरे जगह पे तो पहुँच जाती थी, इसमें तो कोई दो राय आप लोगों को होगा नहीं। लेकिन दिक्कत क्या थी भाई, सूचना को पहुँचाना बड़ी भारी काम हुआ करता था, ठीक ना? बहुत ही कठिन काम हुआ करता था, समय बहुत ज़्यादा लगते थे या नहीं लगते थे, श्रम बहुत ज़्यादा लगता था कि नहीं लगता था, पैसे का खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता था, पैसे का जो खर्चा था वो भी ज़्यादा लगता था। अब मैं आपसे पूछूँ कि तकनीक किसे कहते हैं? तकनीक किसे कहते हैं या टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर तकनीक उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी टास्क को क्या करे भाई, एक तो कम समय में कर दे, टाइम कम लगे, ठीक ना? टाइम कम लगे, पैसा भी कम लगे और जो मेहनत है यानी जो श्रम है, वो श्रम भी कम लगे, ठीक ना? तो किसी चीज़ को अगर हम कम समय में, कम पैसे में, कम श्रम में, उसी गुणवत्ता में कर ले रहे हैं या उससे भी अच्छी गुणवत्ता में कर ले रहे हैं, तो वो क्या होता है भाई, एक प्रकार का तकनीक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तकनीक। तो अभी हम तकनीक को देखिएगा जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, अभी आप देख पाएँगे कि हम किससे जोड़ेंगे। क्या करेंगे देखिए, अब क्या हुआ, समय बदलता गया, जैसे-जैसे समय बदला आधुनिक समय आ गया, अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ का शासन हो गया, ठीक ना? उन्होंने अलग-अलग प्रकार की तकनीकों को विकसित करना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि भाई जो सूचना का 2 ही चीज़ किया जाता है, ठीक ना? कोई सूचना है, तो या तो उसको हम कहीं पे भेजेंगे, उसका प्रसार करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, सूचना को इकट्ठा करके रखेंगे यानी ग्रहण करेंगे, ठीक ना? अपने पास। तो अगर हमें कोई सूचना को लेना है, कोई भेजा है सूचना और उसको हमें देखना है या हमें अपनी किसी सूचना को भेजना है, तो क्या होगा, पहले समय बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन आधुनिक समय में हमने क्या किया भाई, उसे तकनीक से जोड़ दिया। सूचना को किससे जोड़ दिया? तकनीक से जोड़ दिया और जब तकनीक से जोड़ा, तो क्या हुआ, वही बन गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कि जो सूचना मनुष्यों को भेजना होता था, सूचना क्या होता था, मनुष्यों को भेजना होता था और वो सूचना का आदान-प्रदान कैसे करते थे? तो संचार के माध्यम से करते थे, एक-दूसरे से बात कर जुड़ कर करते थे। तो एक-दूसरे से बात करना या एक-दूसरे से जुड़ना उन्होंने किस माध्यम से आसान बनाया? तो तकनीक के माध्यम से आसान बनाया। तो परिभाषा क्या है भाई आईसीटी की, कि जब हम सूचना एवं संचार को तकनीक से जोड़ देते हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत कम समय में, कम मेहनत में और कम पैसों के खर्च में, उसी गुणवत्ता में प्रक्रिया संपन्न होती है सूचनाओं के आदान-प्रदान की, यही क्या कहलाता है भैया, आईसीटी कहलाता है, ठीक ना? ये चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि आईसीटी क्या है। अब इसके बाद आईसीटी का हम अर्थ देख लेते हैं, तो किसी तथ्य या सूचना को जानना, तुरंत उसी रूप में उसे आगे फॉरवर्ड कर पाना, ही क्या कहलाता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। कि भाई हमने किसी सूचना को जाना,
कि अभी यहाँ पे वर्षा होने वाली है। हमने तुरंत क्या किया भाई, कॉल करके बता दिया कि अभी वर्षा होने वाली है, तो क्या करो तुम मुझे लेने जल्दी आ जाओ, वरना मैं क्या होऊँगा, भीग जाऊँगा, ठीक ना? तो यही है आईसीटी की, जो भी हम सूचना पाए हैं उसको हम तुरंत फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक ना? या दूसरे जगह की सूचना को अपने यहाँ तुरंत ले सकते हैं। तो ये जो समय का गैप खत्म हो गया ना, यही आईसीटी की देन है। चलिए, आगे देखते हैं भाई क्या है। यूनेस्को एक परिभाषा देता है आईसीटी की, वो क्या है? आईसीटी एक वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरिंग, अनुशासन और प्रबंधन तकनीक है, जिसका प्रयोग सूचनाओं को व्यवस्थित करने में तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक ना? तो ये चीज़ है। आगे क्या है भाई, आईसीटी की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है? तो आप नीड देख पाएंगे कि क्या है। बदलते हुए कक्षा कक्ष के स्वरूप को समझने, नियंत्रित करने के लिए आईसीटी ज़रूरी है। पहले चॉक से पढ़ाया जाता था, मार्कर से पढ़ाया जाता था ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन अब आप देखते होंगे कि डिजिटल बोर्ड हर जगह आपको नज़र आता होगा। तो कक्षा कक्ष का क्या हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है, ठीक ना? तो बदलते स्वरूप को हमें एक्सेप्ट करना होता है, अदरवाइज हम क्या होता है, पीछे छूट जाते हैं। तो इसके लिए हमें आईसीटी की नीड होती है कि भाई अब हमें भी टेक्निकल बनना पड़ेगा, ठीक ना? क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल बनना पड़ेगा, तो आईसीटी की नीड हमें इसलिए होती है। कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और ट्रेनिंग मिलता भी है। लेकिन ट्रेनिंग हम कैसे दे सकते हैं? ट्रेनिंग हम आईसीटी की मदद से ही देते हैं, ठीक ना? अब हर चीज़ उसको हम जेन्युइन नहीं दिखा सकते ट्रेनिंग देते समय, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको वर्चुअल रूप से दिखाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे दिखाते हैं, या फिर कोई मॉडल दिखाते हैं उसको, ठीक ना? 3D 2D जिस भी प्रकार का दिखाते हैं, तो उसके लिए भी हमें आईसीटी की आवश्यकता होती है ट्रेनिंग देने के लिए। शिक्षकों के स्वयं के शिक्षण कला, ये शिक्षक कल नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप सही कर लेंगे। ये क्या होगा, शिक्षण कला होगा, ठीक ना? तो शिक्षण कला के विकास के लिए भी आईसीटी उतना ही आवश्यक है। अभी मैं आपको पढ़ा ले रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि बीएड में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे प्रोफ़ेसर्स ने ही सारा गुण मेरे में डाल दिया, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कुछ सिखाया होगा, कुछ प्रैक्टिस कराई होगी, फिर मुझे पढ़ाना आ गया होगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि हम एआई के ज़माने में हैं, यूट्यूब के ज़माने में हैं, तो मैंने यूट्यूब से भी बहुत कुछ देख के सीखा होगा। अलग-अलग टीचर हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, खान सर हैं, और मैं कि क्या अलक पांडे सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक ना? अभिनय सर हो गए आपके, और हिमांशी मैम हो गई। तो कई ऑनलाइन टीचर भी क्या है, फ़ेमस हैं, जिनकी क्लासेस हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कभी न कभी। तो उनसे भी तो मैंने कुछ न कुछ सीखा होगा कि भई कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक ना? आपके नवीन शर्मा सर हैं, बहुत सारे सर हैं। तो हम क्या, अवध ओझा सर हो गए। तो हमने क्या किया भाई, अपने स्वयं के शिक्षण कला को बेहतर करने के लिए हमने आईसीटी का प्रयोग किया, ठीक ना? कि हमने सूचना लेना चाहा और उसके लिए हमने तकनीक यानी यूट्यूब का प्रयोग किया। ये चीज़ है। उदाहरण क्या है कि भई हम यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीखते हैं। हम बहुत ऑनलाइन क्लास जॉइन कर लेते हैं, न्यूज़ रीडिंग हम करते रहते हैं, उसके द्वारा भी हम अपडेट होते रहते हैं। बहुत सारी तकनीकों को हम लर्निंग कर रहे होते हैं, जिससे हमारी चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर होती हैं दिन प्रतिदिन। आईसीटी के द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नॉर्मली मतलब क्लासिकल पारंपरिक ट्रेडिशनल ना होकर, जो पहले होता था कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन रहा है और फिर उसी को रट्टाफिकेशन कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, फिर बार बार बता रहा है, तो वो चीज़ें ना होकर आईसीटी के द्वारा अब हम क्या करते हैं कि बच्चों को अभिप्रेरित तरीके से अधिगम करा पाते हैं, साइकोमोटर वे में अधिगम करा पाते हैं, यानी जो चीज़ें हम उसको सिखाते हैं, बच्चा उसको प्रयोग भी करना जानता है। ऐसा नहीं कि उसको खाली थ्योरेटिकल बातें पता होती है, उनको वो क्या करता है, यूज़ भी करने समझता है, ठीक ना? ये चीज़ है। चलिए आगे क्या है भाई, उदाहरण इसके क्या हैं कि जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ऐसी क्लास है, ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, और डिजिटल बोर्ड में हमने क्या किया भाई, एक प्ले कर दिया वीडियो, एक क्या कर दिया, प्ले कर दिया वीडियो, और वो वीडियो में क्या हो रहा है, बच्चे कुछ चीज़ बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो बच्चे जब उसको जीवंत तरीके से देखता है कि कैसे खिलौनों को तोड़ रहा है, फिर यहाँ से वहाँ घुमा रहा है,
तो वो बच्चे तुरंत करना सीख जाते हैं। बजाय इसके कि उनको हम मुँह से बताते या चॉक से चित्र बना-बना के बताते, तो वो जल्दी नहीं समझता। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट उसको हम एकदम हूबहू जीवंत तरीके का कंटेंट दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो क्या करता है, बच्चा तुरंत सीख जाता है और उसके अंदर सृजनात्मकता का भी विकास होता है, ठीक ना? वो कुछ उलट-फेर यानी नई चीज़ों को भी कर सकता है। तो आईसीटी के माध्यम से क्या होता है, जो भी विषय वस्तु हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे उसका भावनात्मक जुड़ाव होता है, कनेक्ट हो पाता है अंदर तक, उसका मस्तिष्क जो है वो उद्वेलित होता है और बच्चा क्या होता है, तेज़ी से सीखता है, ठीक ना? ये चीज़ है। इसके बाद क्या है भाई, अगला है कि वाद-विवाद संबंध बेहतर हो पाता है आईसीटी के थ्रू, ठीक ना? अभी मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे थोड़ा कम कनेक्ट हो पा रहे होंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पे चॉक से आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा कनेक्ट हो पाते होंगे क्योंकि मुझे आप देखते भी होंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी लिप्स कैसी एक्ट कर रही हैं, मेरे हाथ कहाँ पे हैं, मैं किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा हूँ, ठीक ना? तो आप प्रत्यक्ष देखते हैं तो ज़्यादा जुड़ पाते हैं। वहीं पे अगर आपको मैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता तो मुझसे आप और अच्छे से जुड़ पाते क्योंकि मैं आपको विभिन्न तरीके के वहाँ पे चित्र दिखाता, वीडियो दिखाता, ऑनलाइन किसी गूगल पे ले जाके आपको बहुत सारी चीज़ों को डेमोंस्ट्रेट कराता, तो आपको और अच्छा लगता और आपको और खुशी होती, ठीक ना? तो ये चीज़ है, तो आईसीटी का जितना ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, संबंध क्या होता है उतना बेहतर होता है छात्र और शिक्षक के बीच में। अन्य विषयों को भी जगह मिल पाता है। जब मैं ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिख-लिख के आपको पढ़ाता हूँ, तो क्या होता है मैं 30 मिनट में बहुत कम चीज़ें आपको पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना रहता है, लिखता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, फिर मिटाता हूँ, तो समय लगता है। लेकिन डिजिटल ब्लैक बोर्ड में क्या है पहले से मैं पीपीटी बना के उसमें खोल दूँगा, सारी चीज़ें लिखी-लिखाई रहेंगी, तो कुछ अन्य विषय जो सामान्य चर्चा भी होती है उसको भी हम स्थान दे पाएँगे, उसके लिए भी हमें समय मिल पाएगा, ठीक ना? ऐसे तो हम अपने टॉपिक को ही कवर करने में जल्दीबाज़ी हो जाती है। सीखने आदि के लिए समय ज़्यादा मिल पाता है अगर हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो। परामर्शदाता जो होते हैं, जो काउंसलर आपके होते हैं वो भी आईसीटी की मदद लेकर क्या करते हैं, अच्छी काउंसलिंग देने में सफल हो पाते हैं। यानी अपनी काउंसलिंग को वो योजनाबद्ध तरीके से दे पाते हैं। जो उनका क्लाइंट होता है उनको अपने क्लाइंट को वो गुणवत्तापूर्ण काउंसलिंग दे पाते हैं। क्वालिटेटिव काउंसलिंग कराते हैं ताकि उसकी समस्या का जड़ से समाधान हो जाए। काउंसलिंग के क्षेत्र में हम कैसे आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है भैया एक क्लाइंट है, हमारे पास क्या है एक क्लाइंट है और क्लाइंट को समस्या किस चीज़ की है? तो क्लाइंट को समस्या है कि उसको क्या है भाई सेक्सुअल एडिक्शन है, ठीक ना? उसको क्या है सेक्सुअल एडिक्शन है, वो बिना सेक्स के नहीं रह पाता है, ठीक ना? 1 दिन हो, 2 दिन हो मतलब उसको गैप नहीं चलता है, उसको सेक्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इट मीन्स कि क्या होता है उसको एक तरीके का डिसऑर्डर वाले ज़ोन में वो होता है, ठीक ना? तो अब यहाँ पे क्या है कि वो काउंसलर के पास जाएगा अपनी सेक्सुअल एडिक्शन की प्रॉब्लम को लेके, ठीक ना? तो जो काउंसलर है वो अच्छा काउंसलिंग कब कर पाएगा? जब उसे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा उसके पास अवेलेबल होगा इस डिसऑर्डर के बारे में, ठीक ना? भाई देखिए जो काउंसलर होता है वो कोई डिग्री या डिप्लोमा करके तो बन जाता है, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं समय दर समय बदलती रहती हैं, बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं हर चीज़ में, ठीक ना? तो वो बदलाव कैसे अपडेट होगा? कोई भी टीचर है या काउंसलर है, कोई लॉयर है, डॉक्टर है, तो उस बदलाव को हम आईसीटी के थ्रू ही ग्रहण करते हैं, ठीक ना? हम तकनीक के माध्यम से ही क्या करते हैं, सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी है, हमारी जो वेबसाइट्स हैं, वेब पेज्स हैं, यूट्यूब है, ईमेल है और आपका न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें लर्निंग करते हैं, ठीक ना? ई-बुक हो गई, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं भाई किसी भी विषय से संबंधित कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट करते हैं। सेवरल केस स्टडी भी हम पढ़े होते हैं आईसीटी के ये जो इंटरनेट है इसी की मदद से कि सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है उस पे किस-किस प्रकार के केस देखे गए हैं और उन केसेस का सॉल्यूशन कैसे किया गया है। तो ये भी हमने क्या किया, ये दोनों ही चीज़ें हमने इंटरनेट की मदद से इस पर काफ़ी रिसर्च करके हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया। फिर हमने क्लाइंट की प्रोफ़ाइल भी हमें तैयार करनी होती है। क्लाइंट हमें सब कुछ अपनी समस्या के बारे में सही-सही ही थोड़ी ना बता देगा। बहुत सारी उसकी पास्ट की बातों को जानने के लिए स्टार्टिंग से उसका एक कनेक्शन तैयार करने के लिए हमें उसके सोशल मीडिया हैंडल, उसके जो रिलेटिव हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। उनसे हमें कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये सब हम क्या करते हैं, जो आईसीटी के हमारे टूल हैं, उसी के माध्यम से हम उनसे जुड़ पाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो
ये जो 3 स्टेप्स हैं, अगर आईसीटी ना होता तो जो काउंसलर है वो कैसा महसूस करता, जैसे कि वो विकलांग है, ठीक ना, डिसेबल है। तो इनके मदद से वो क्या करता है भाई, अच्छी काउंसलिंग करा पाता है, ठीक ना। और फिर व्यक्ति की अगर जो भी सेक्सुअल एडिक्शन की समस्या है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, उसको नॉर्मल पर्सन बना सकता है, ठीक ना, ये चीज़ है। चलिए आगे के हम देखते हैं टॉपिक को। अगला हमारा बिंदु क्या है, आईसीटी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई आईसीटी का। तो हम देखेंगे कि देखिए एम्स क्या होते हैं आईसीटी के, कि सूचना अगर हमारे पास है भाई, सूचनाओं का क्या होता है, सूचनाओं का या तो आदान होता है या तो प्रदान होता है, ठीक ना। सूचनाओं को या तो भेजा जाएगा या तो सूचनाओं को कोई क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जो सूचनाओं को भेजता है वो किस उद्देश्य से भेजता है कि भाई ज्ञान को वो फैलाना चाहता है। मैं अभी इस सूचनाओं को आपको क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कि आईसीटी क्या होता है बता रहा हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान को फैला रहा हूँ, ज्ञान को और भी ज़्यादा लोगों को देना चाहता हूँ। तो आईसीटी का पहला उद्देश्य क्या हो गया कि भाई ज्ञान का विस्तारण या ज्ञान को फैलाना। और आप लोग ज्ञान को ग्रहण क्यों कर रहे हैं, तो आप लोग ज्ञान को ग्रहण क्यों कर रहे हैं कि आप लोग अपने नॉलेज में और नई नई नॉलेज को ऐड करना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। आप डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो सके। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे तो सीयूईटी पीजी एमएड में आपको जो प्रश्न मिलेगा उसका कौन सा आंसर लगाना है, ऑप्शन ए लगाना है, ऑप्शन बी लगाना है, ऑप्शन सी लगाना है या ऑप्शन डी लगाना है, निर्णय तभी आप ले पाएंगे जब आप क्या करे रहेंगे, डेटा यहाँ पे मेरे से लिए रहेंगे। तो जो रिसीवर है वो क्या करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है उसको, या निर्णय लेना है, या उसको अपना कम्युनिकेशन कौशल बेहतर करना है, या किसी समस्या को सॉल्व करना है, तो ही वो क्या करता है, सूचनाएं लेता है, ठीक ना। तो आईसीटी के दो उद्देश्य हो गए, नॉलेज को फैलाना और दूसरा व्यक्तियों के नॉलेज में वृद्धि करना, व्यक्तियों को निर्णय लेने में सक्षम बनाना, व्यक्तियों के संप्रेषण कौशल को विकसित करने में मदद करना, और व्यक्ति के पास यदि कोई समस्या है तो उसको वो सॉर्ट आउट कर सकता है। अभी आप देखते होंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, फटाक से लोग यूट्यूब पे जाते हैं और बोलते हैं कि इसका कैसे समस्या, डायरेक्ट बोलेंगे मुझे 4 दिन से बुखार हो गया है, क्या मैं पैरासीटामोल खा सकता हूँ, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, धड़ाधड़ 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 वीडियो आ जाते हैं, आप देख के तुरंत पता लगा लेते हो, ठीक ना। तो यही चीज़ है, ये चीज़ है। चलिए आगे भी हम देख लेते हैं, इसके और भी कुछ उद्देश्य हैं। तो और भी क्या उद्देश्य हैं भाई, और उद्देश्य हैं डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था करना। अब आप देखते हैं कि हमें पढ़ना होता है तो लाइब्रेरी से हमें हार्ड बुक की ज़रूरत नहीं होती है, इंटरनेट पे बहुत सारी ई बुक अवेलेबल अवेलेबल होती हैं, ठीक ना। तो वो क्या करते हैं, हम उसके द्वारा भी पढ़ाई कर लेते हैं। जो रिसर्च होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो सारे के सारे रिसर्च पेपर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक ना। मैंने खुद के जो रिसर्च पेपर हैं, 1-2 पेपर आप लोगों के साथ साझा किया हुआ है, ठीक ना। आधुनिक शिक्षण की क्या चुनौतियाँ होती हैं, उस पे तो मैंने अपना पूरा स्पीच ही आप लोगों को शेयर किया हुआ है, जो मैंने कॉलेज के अंदर दिया हुआ था। उसके अलावा अभी मैंने एक हाल-फिलहाल में एक रिसर्च किया था कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर टीचर ट्रेनीज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। 1.5 घंटे का रिसर्च पेपर आप लोग के साथ मैंने साझा कर दिया। तो मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को भी आप लोग को बता देता हूँ, दे देता हूँ। मैं नहीं डरता हूँ कि मेरा रिसर्च पेपर लीक हो जाएगा, कहीं सब लोग जान जाएँगे, फ्री में मैं क्यों दे रहा हूँ। तो मेरी ये भावना नहीं होती है, मेरा उद्देश्य होता है कि भाई आप लोग भी कुछ सीखें, जानें, ठीक ना। तो ये जो रिसर्च पेपर हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, आप पूछेंगे कैसे उपलब्ध हो जाते हैं। आपने शोध गंगा का तो नाम सुना ही होगा। शोध गंगा क्या है भाई, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक डिजिटल भंडार, डिजिटल आपका रिपोजिटरी है, जहां भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत पीएचडी शोध प्रबंध, पीएचडी के जो थीसिस होते हैं वो ऑनलाइन रूप से आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसको INFLIBNET सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जो कि क्या है भैया, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के अंतर्गत ये सेंटर काम करती है, द्वारा संचालित किया जाता है शोध गंगा को, ठीक ना।
शिक्षा हो, कृषि हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, उसका राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? सरकार के पास सारे के सारे आंकड़े कैसे जाते हैं? वेबसाइट्स के ही थ्रू जाते हैं। हम लोग वेबसाइट्स पे क्या करते हैं, सारा डेटा फीड करते हैं, वो सरकार तक पहुँच जाता है, ठीक ना? आप लोग भी अपना जब सीयूटी पीजी का फॉर्म भरे होंगे, तो आप लोग का सारा डेटा एनटीए के पास कैसे गया होगा? एनटीए आप लोग की जो बॉडी है, जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम कराती है, तो आप ही लोग ने तो डेटा सारा फीड किया, उसके पास पहुँच गया। तो ये चीज़ है, डेटाबेस बनाने में मदद होता है आईसीटी के थ्रू से। आईसीटी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूलन माहौल तैयार करना भी आईसीटी का उद्देश्य है, कि जितना ही आईसीटी का हम प्रचलन बढ़ाएँगे, तो गाँव भी आईसीटी को एक्सेप्ट करने के लिए, तकनीक को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होंगे भाई, सक्षम होंगे। शिक्षण प्रशिक्षण देना हो, वर्तमान पाठ्यक्रम बनाना हो, या फिर वर्तमान में जो मांग है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव करना हो, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना हो किसी स्थान पे, तो सारे आईसीटी के ये सारे उद्देश्य हैं, ठीक ना? लाभकारी रोजगार देना, औद्योगिक कुशलता लाना, एम्प्लॉइज में सूचना सूचना उपलब्ध कराना, ये भी आईसीटी का उद्देश्य है। दिव्यांग अधीन बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना भी आईसीटी का उद्देश्य है। आप देखेंगे कि जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टोटली इंटरनेट पे क्या होती हैं भैया, वो होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, ठीक ना? आप कभी भी कॉलेज में मुँह तक नहीं देखते हैं। वेब साइट्स हो गई, वेब पेज हो गए, प्ले स्टोर पे ऐप हो गए, उसी की मदद से आपकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अगला चीज़ क्या है, आईसीटी की प्रकृति, नेचर क्या है आईसीटी का? तो सूचना का संकलन, संप्रेषण होता है इसमें, ये इसका नेचर है। सूचना को प्रोसेसिंग करता है आईसीटी, यह सूचनाओं का पुनर्उत्पादन भी करता है। तो ये आईसीटी की प्रकृति के रूप में आप जानेंगे। आईसीटी का क्षेत्र क्या होता है भाई? तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि समाज व अधिगमकर्ता के बीच में समन्वय बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। बिजनेस में आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेज़न हो गए, ये सारे क्या करते हैं, एक तरीके से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं कि भई आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप आइए ले लीजिए। तो सारी बातचीत किससे होती है? आईसीटी की मदद से होती है। मेडिकल में भी किसी रोग का कारण हो गया, लक्षण हो गया, समाधान पता लगाने के संबंध में। साइंस के क्षेत्र में खगोलीय घटनाओं हो गए, आपदाओं से परिचित व उससे बचने का उपाय। और अंतरिक्ष में आप देखते हैं एक से एक बढ़कर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर सुन पाते हैं, भेज पाते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी आप देखते होंगे कि अब आईसीटी का प्रयोग होने लगा है। चुनाव का पर्चा जिस दिन से कैंडिडेट भरता है और चुनाव परिणाम जब तक नहीं आ जाता है, सारी चीज़ों पे आईसीटी की भूमिका होती है, ठीक ना? आप देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन भी सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से होते हैं। फिर जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है आपकी ईसीआई, उस पे सारा रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं, ठीक ना? तो आईसीटी की टोटल भूमिका है। नेशनल सिक्योरिटी में भी आईसीटी की भूमिका हो गई है। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट यूज़ करती है, आतंकवादियों या अराजक तत्वों के डेटा को देखने के लिए, भई वो किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, उनके फ़ोन ट्रैप किए जाते हैं, उनका जो व्हाट्सएप है वो हैंग कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के क्षेत्र में भी होता है, क्लाइंट की प्रोफ़ाइल तैयार करने में, से लेकर सेशन गतिविधियों के रणनीति के निर्माण में। तो आईसीटी का ये क्षेत्र है। इसके बाद क्या है भई, अगला आईसीटी का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार करने में आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो, आर्थिक हो, व्यक्तिगत सूचना को एकत्रित करता है और उसे कैसे उपयोग में लाना है उसके लिए भी कार्य करता है। कॉन्सेप्ट को बोधगम्य बनाता है भाई क्लास में। आईसीटी समाज के निर्माण में भी सहायक है भाई। समाज आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे जागरूकता वाली चीज़ें हो रही हैं, देश विदेश संबंध घटनाएं देखते हैं और वो उन सभी चीज़ों का हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। आईसीटी के द्वारा बालक का विकास व्यक्तिगत रूप से होता है। आज हम क्या होते हैं, किसी से पूछते नहीं हैं कि चाचा हमें ये चीज़ बता दहो, भाभी हमें ये चीज़ बतइबू का, ये सब हम लोग थोड़ी ना पूछते हैं। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, मोबाइल में अगर रिचार्ज है और डेटा है, अब तो जियो का ज़माना है तो डेटा तो अनलिमिटेड 5G जिसके पास होगा होगा, ठीक ना? तो इस अनलिमिटेड डेटा के ज़माने में हम कोई किसी किसी से चीज़ पूछते नहीं, हम आईसीटी के
प्रयोग करके आईसीटी के जो टूल हैं उसकी मदद से कोई भी जानकारी इकट्ठा करके अपना व्यक्तिगत विकास स्वयं से कर लेते हैं, ठीक ना? व्हाट इज़ सेक्स, व्हाट इज़ मतलब कोई भी चीज़ हमें जानना हो, ठीक ना? लड़का-लड़की कैसे एक-दूसरे से मिलते हैं, क्या उम्र है, इस उम्र में क्या प्रभाव पड़ता है, मैरिज क्या है, विवाह क्या है, या फिर कोई रचनात्मकता वाली बातें जानना हो कि भाई अपने जो भी उसका पैशन है उसमें कैसे वो खुद को प्रमोट कर सकता है। तो पॉजिटिव इस्तेमाल भी करते हैं आईसीटी टूल का बालक, और नेगेटिव भी करते हैं, ठीक ना? पॉजिटिव में वो क्या करते हैं, अपनी सब्जेक्ट की लर्निंग करते हैं, सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी लर्निंग करते हैं। अगर नेगेटिव में हम बात करें तो वो क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ एक टॉपिक है, ये टॉपिक आप जानते होंगे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा वो लोग उत्सुक रहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। रिलीजन हो गया, इस पे भी बच्चे बहुत जानने में उत्सुक होते हैं, और आपका पॉलिटिकल में भी कुछ बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, दिन रात वही देखते हैं। और इसके अलावा रील, आजकल रील हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो रील देखते हैं, ठीक ना? अगर कुछ काम नहीं है तो भैया रील देखेंगे, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनाएँगे, उनसे बातें करेंगे, तो नेगेटिव बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आईसीटी के द्वारा जटिल शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, ठीक ना? ये चीज़ है। अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको खाली बोलता, एक लाइव वीडियो बनाता, कैमरा ओपन करके खाली बोलता, कोई ये पीपीटी में मैं आपको चित्र भी दिखा पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखा के समझा ले रहा हूँ। तो आईसीटी की मदद से क्या होता है भाई, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया जटिल से सरल बन जाती है, छात्र केंद्रीय शिक्षा के साथ परामर्श में भी सहायता हो पाती है। आगे क्या है, आईसीटी में शिक्षक को अधिगम में बदलने की साध्यता होती है, शिक्षण यहाँ होगा, ठीक ना? शिक्षा शिक्षक शिक्षार्थी अधिक सक्रिय, अधिक लाभप्रद होते हैं, सही बात है भाई। जब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा के, सुना के, करा के पढ़ाई जाएँगी, तो आप भी ज़्यादा सक्रिय होंगे, मैं भी ज़्यादा सक्रिय होऊँगा। इनफॉर्मल एजुकेशन हो या फॉर्मल एजुकेशन हो या नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, तीनों प्रकार के शिक्षा में आईसीटी की बहुत भूमिका होती है, और अगर तीनों ही प्रकार की शिक्षा को हमें सफल बनाना है, तो आईसीटी के प्रयोग के बिना ये संभव नहीं है। आईसीटी के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव होता है, व उससे बचाव के समाधान भी निकाला जा सकता है, ठीक ना? तो शैक्षिक प्रशासन जनता से करना आईसीटी के द्वारा बहुत ही सुलभ होता है, ठीक ना? अगर गवर्नमेंट को हम पे रूल करना है, और हमारे पास अगर आज वेबसाइट्स नहीं होते, यूट्यूब नहीं होता, तो क्या हम पर रूल करना गवर्नमेंट के लिए आसान होता? नहीं हो पाता, क्योंकि आज बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपनी योजनाओं हो या अपनी नीतियों को जनता तक इन्हीं आईसीटी टूल के माध्यम से पहुँचाता है, और उनसे कनेक्ट होकर रहता है, ठीक ना? उनसे डेटा भी लेता है, ये चीज़ है। आईसीटी के सीमाएँ भी होंगी, कुछ न कुछ लाभ हैं तो, क्योंकि दाग तो चाँद में भी होते हैं। तो महँगे होते हैं ये आईसीटी के जो टूल होते हैं, ठीक ना? ये चीज़ है, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो भी देखना है तो आपको 15,000 की एक मोबाइल खरीदनी पड़ती है, ठीक ना? कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है तो उसमें भी 20-30 हज़ार रुपए आपके लग जाते हैं। अभी मुझे डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है तो 50-60 हज़ार उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो महँगे होते हैं। और एक बार अगर हमने ले लिया तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें मरम्मत की माँग नहीं होंगी, तो मेंटेनेंस की भी नीड होती है, रख-रखाव की ज़रूरत होती है, व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में इससे होता है। आज अगर हमारे पास आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, एआई के जो कुछ टूल हैं, चैट जीपीटी हो गई, डीपसीक हो गया आपका, जेमिनी हो गई, तो इन सभी से क्या हो रहा है, हम ऐसे बहुत सारे कार्यों को मिनटों में कर लेते हैं, जो व्यक्ति पहले घंटे 2 घंटे किताब लेकर इधर-उधर कर कर अपना समय देकर करते थे, ठीक ना? तो ये चीज़ है, तो व्यक्ति का ज़रूरत खत्म हो रहा है। क्योंकि एआई वो चीज़ कर दे रहा है। आईसीटी के प्रति कार्यकर्ताओं में रुचि कौशल का न होना, जैसे ही तकनीक की बात आती है तो जो पारंपरिक लोग होते हैं, जो खाता बही में पहले लेकर नहीं हिसाब-किताब लिखते थे पूरा, ₹50 ₹100 50 इसको दिया, उनको कंप्यूटर चलाने के लिए बोल दीजिए घबरा जाते हैं। ना कुछ चीज़ों का डर होता है जब तक हम उसको यूज़ नहीं किए होते हैं, तो ये भी एक आईसीटी की सीमा है कि इसको हम बेहतर तरीके से लागू नहीं कर सकते। परंपरागत शिक्षण विधि को न छोड़ना, कई ऐसे टीचर हैं जो व्याख्यान विधि से ही अभी भी पढ़ाना चाहते हैं। अगर रचनात्मकता अपने शिक्षण में उनको लाने के लिए कहिएगा तो बोलते हैं ज़्यादा मत बना, ठीक ना? 30 साल हो गयल यहीं पढ़ावत ही, अब तू हमें बतइबा कैसे पढ़ावलन? इ का को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करतड़ा? हम नहीं जानी एकरे बारे में। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक ना? इसका मैं शिकार हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जब मैं रचनात्मकता से क्लास में पढ़ाया करता था,
तो जो ट्रेडिशनल टीचर हुआ करते थे, जो पारंपरिक शिक्षण विधि से पढ़ाते थे, उनसे जब मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करता था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बेहतर तरीके से कराने की बात करता था, तो मेरे को जवाब यही मिलता था, ठीक ना? ये चीज़ है। विद्यार्थी भी आईसीटी के अनुकूल बनने की कोशिश कभी-कभी नहीं करते हैं, ठीक ना? कभी-कभी विद्यार्थी भी चाहते हैं कि भाई माठ साहब आवन क्लास में और चुपचाप लेक्चर-वेक्चर दे के चल जान। उ जब लेक्चर देत रही हैं, तब हम गर्लफ्रेंड से बतियात रहब या फिर ताक-झाँक, देखा-देखी ई सब करत रहब, मज़ा लेत रहब, पढ़ब ना, ठीक ना? तो वो भी रचनात्मकता वाले शिक्षण में सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक ना? ये चीज़ है। आप खुद भी पढ़ाई करते होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि टीचर जैसे ही 40 मिनट से प्लस पढ़ाते थे, तो बच्चे कहते थे सर अब हो गया रहने दीजिए ना, अब इससे ज़्यादा मत पढ़ाइए। अरे भाई तुम पढ़ने के लिए आए हो, थोड़ी बहुत अधिक अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम एलकेजी, यूकेजी के बच्चे थोड़ी ना हो, तुम टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हो भाई, तो आपको ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। शिक्षकों को संचार एवं सूचना तकनीकी का ज्ञान भी नहीं होता है भाई, अगर टेक्निकल चीज़ें आपको नॉलेज ही नहीं रहेंगे तो उनको आप कैसे यूज कर पाइएगा, ठीक ना? ये चीज़ है। डिजिटल ब्लैक बोर्ड ही उदाहरण ले लीजिए ना, अगर डिजिटल ब्लैक बोर्ड का नॉलेज ना हो कि कैसे यूज किया जाता है, मेरे पास खूब अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊँगा? अगर मुझे पीपीटी नहीं बनाना आता तो मैं बस ब्लैक बोर्ड पे ही आपको पढ़ाता, लेकिन मुझे आता है पीपीटी बनाना, ठीक ना? ये चीज़ है। अगली चीज़ क्या है भाई? मल्टीमीडिया उपागम, मल्टीमीडिया अप्रोच। मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है भाई? तो मल्टीमीडिया का नाम में ही अर्थ है एक ऐसी मीडिया जो मल्टी है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी फाइल जो क्या है भाई अपने आप में उसमें बहुत सारे फीचर हैं। उसमें ऑडियो भी ऐड है, उसमें वीडियो भी ऐड है, उसमें इमेजेस भी हैं, ठीक ना? इमेजेस भी हैं उसमें और उसमें आपके इमेज हो गए, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, उसमें आपके टेक्स्ट भी हैं, क्या हैं? टेक्स्ट भी हैं, ठीक ना? तो एक ऐसा फ़ाइल जिसमें बहुत सारे फीचर हों, तो उसी को हम मल्टीमीडिया फ़ाइल बोलते हैं, ठीक ना? पहली चीज़ तो ये समझिए। मल्टीमीडिया वह प्रणाली है जिसमें एक से अधिक माध्यमों जैसे टेक्स्ट का यूज़ हम कर लें, इमेजेस का यूज़ कर लें, ऑडियो का, वीडियो का और एनिमेशन का एक साथ जब उपयोग करके हम कोई भी फ़ाइल बनाते हैं, तो इसी को मल्टीमीडिया फ़ाइल बोलते हैं और ये जो तरीका है फ़ाइल बनाने का इसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया अप्रोच। आईसीटी क्या है? हमने आपको पढ़ाया कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि उपकरणों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान और शिक्षण कार्य किया जाता है। अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि भाई आईसीटी के टूल के रूप में देखिए आईसीटी के टूल क्या है? इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड क्योंकि इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं? सूचना का आदान-प्रदान कर पाते हैं। सूचना की जो प्रणाली है आदान-प्रदान की उसको हम तकनीक से जोड़ देते हैं। तो अगर मैं पूछूँ कि आईसीटी के एक टूल के रूप में भाई मल्टीमीडिया का अगर उपयोग आपसे पूछूँ, तो आप क्या बताएँगे? तो आईसीटी के टूल के रूप में मल्टीमीडिया का उपयोग क्या होगा भाई? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्मार्ट क्लास में पीपीटी बनाकर पढ़ाना। ये पीपीटी कैसा फ़ाइल है? मल्टीमीडिया फ़ाइल है। क्यों मल्टीमीडिया फ़ाइल है? टेक्स्ट हैं, इमेज भी आपको दिखाता हूँ, छोटा वीडियो क्लिप भी अगर चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक ना? अ, तो इसमें सारे फीचर हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकता हूँ। ऑडियो का उपयोग जटिल विषयों को एनिमेशन से सरल बनाने, छात्रों की रुचि एवं सहभागिता को बढ़ाते हैं। ई-लर्निंग, ऑनलाइन कक्षाएँ, लाइव क्लासेस, वीडियो के रूप में लेक्चर, इंटरैक्टिव क्विज़ उदाहरण ये भी क्या है मल्टीमीडिया का ही प्रयोग हैं, ठीक ना? आईसीटी के क्षेत्र में। जैसे दीक्षा पोर्टल पर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो लेक्चर्स कैसे होते हैं? मल्टीमीडिया फॉर्मेट में होते हैं, वीडियो के फॉर्म में होते हैं, उसमें लिखा होता है, इमेजेस होते हैं, आपको टीचर आके पढ़ाता है, वो दिखता है सारी चीज़ें। स्वयं का प्लेटफ़ॉर्म हो गया, वर्चुअल लैब भी मल्टीमीडिया का ही उपयोग करता है, ठीक ना? मल्टीमीडिया फ़ाइल का ही विज्ञान के प्रयोगों का डिजिटल प्रदर्शन होता है 3D में बिल्कुल और दूरस्थ शिक्षा में भी आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं वेबसाइट्स पे ऑनलाइन मटेरियल वो भी मल्टीमीडिया फ़ाइल्स के ही रूप में होते हैं। तो आईसीटी में मल्टीमीडिया का प्रयोग कैसे होगा भाई? पीपीटी के रूप में होगा, ई-लर्निंग वेबसाइट्स जो हैं उनके रूप में, वर्चुअल लैब के रूप में, दूरस्थ शिक्षा के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं उनके द्वारा, मूल्यांकन में प्रयोग भी होता है। कि जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं वो मल्टीमीडिया ही फाइल्स होते हैं, ठीक ना? ये चीज़ है। अंतिम आपका क्या है भैया?
सब टॉपिक है यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया में आईसीटी टूल का प्रयोग हम किन किन माध्यमों में कर सकते हैं भाई। तो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है, भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, प्रबल स्मृति क्षमता होती है, नैनो की स्पीड में भी डेटा हमारे सामने आते जाते हैं, ठीक ना। प्योर डेटा हमें मिलते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तुलनात्मक क्रियाएं करता है, वो स्थानांतरण करता है, एक फाइल को दूसरी फाइल में भी हम भेज पाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग आईसीटी के ही टूल में के रूप में किया जाता है। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा पूरा आईसीटी पे ही टिका हुआ होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, इनरोलमेंट करना हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना हो, कोई ऑब्जर्वेशन करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य होता है, चाहे फिर जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, सारा इंटरनेट की मदद से होता है। और इंटरनेट क्या है, आईसीटी का एक टूल है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दूर संवाद प्रणाली को बोलते हैं। एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दोनों को अगर आपस में बात करनी है तो जिस माध्यम से बात होता है, इसी बात करने की क्रिया को, प्रणाली को टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। दो या दो से अधिक दूर बैठे लोग वार्ता कर सकते हैं। सामूहिक संप्रेषण संभव है। 1960 ईस्वी में टेलीविजन तथा टेलीफोन पिक्चर के माध्यम से अमेरिका में इसका उद्भव हुआ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत 3 प्रकार के कॉन्फ्रेंसिंग आती हैं। वे बातें 3 प्रकार से हो सकती हैं। एक तो ऑडियो में बातें हो सकती हैं, उसको हम बोलेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें कि आप जो कॉल पे बात करते हैं तो वो हो जाएगा। रेडियो पे जो आप सुनते हैं वो भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगा, और टेलीफोन भी आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत ही आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि जब हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आपसे बात करते हैं, मतलब आप करते होंगे, ठीक ना, अपने रिलेटिव से, अपने चाहने वालों से, तो वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है। जूम ऐप पे मीटिंग होता है, जियो मेट ऐप पे मीटिंग करते हैं, ठीक ना, स्टूडेंट टीचर, जब कोविड का दौर था तो ये क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है। कंप्यूटर पे भी कॉन्फ्रेंसिंग होती है। क्या करते हैं हम, ईमेल करते हैं भाई। ईमेल में कुछ सूचना होती है, कोई मल्टीमीडिया फाइल हम अटैच करके भेज देते हैं, तो क्या है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है। पीपीटी का प्रयोग करना आईसीटी का ही प्रयोग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। डिजिटल बोर्ड के मदद से पढ़ाना भी क्या है भाई, आईसीटी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। एआई टूल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, एआई का यूज सिखा रहे हैं बच्चों को कि भाई कोई भी विषय हमें पढ़ना है, कोई भी पिक्चर हमें एडिट करनी है, कोई भी वीडियो हमें एडिट करना है, वो एआई के टूल के मदद से हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉम्प्ट हमें देना है तो प्रॉम्प्ट देने की क्या नॉलेज क्या है, बेहतर प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सिखा रहे हैं तो ये भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या भैया, हम आईसीटी का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना, ये चीज़ है। वर्चुअल न्यूज़ लेटर आपसे पूछ लेगा किसे कहते हैं। तो वर्चुअल न्यूज़ लेटर क्या होता है भाई, डिजिटल प्रारूप में होगा, ये मैं नहीं है, मैं में है। डिजिटल प्रारूप में पब्लिश्ड होने वाला डेटा का एक संकलन होता है। आमतौर पर ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से वितरित किया जाता है। कोई भी संस्था हो गई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के क्या होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। और अगर संस्था या फिर जो संगठन है अपने सदस्यों को कोई जानकारी देना चाहता है, कोई नई चीज़ न्यूज़ आई है उसको साझा करना चाहता है, तो वो न्यूज़ लेटर का प्रयोग करता है, ठीक ना। इसी के संदर्भ में वर्चुअल न्यूज़ लेटर का प्रयोग होता है। न्यूज़ लेटर क्या है, एक न्यूज़ का संकलन है कि भाई कोई डेटा हम आपसे साझा करना चाहते हैं, लेकिन वो हम वर्चुअल रूप से आपसे साझा करना चाहते हैं, तो हो गया वर्चुअल न्यूज़ लेटर। जैसे कि अभी आप, बहुत सारे बच्चे होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे मेरे साथ, ठीक ना, चाहे मान लीजिए टेलीग्राम का उदाहरण ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ क्या भाई टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम पे मैं आपको कोई भी एक पीडीएफ भेज दूं, और उस पीडीएफ में आपको क्या जानकारी हो कि मैंने 1 वीक में क्या-क्या गतिविधि की आप लोगों के साथ, उसका पूरा डेटा हो, और आने वाले 1 वीक में मैं आपके साथ क्या-क्या करना चाहूँगा। तो क्या है, ये वर्चुअल न्यूज़लेटर का ही उदाहरण है, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारे जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इनका क्या है भाई, व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक ना, व्हाट्सएप चैनल है। और व्हाट्सएप चैनल पे एक क्या है भैया, देखिए एक न्यूज़ लेटर हमें भेजे हुए हैं, ठीक ना, यानी जितने लोग जुड़े होंगे वो उनको भेजे हुए हैं। इस न्यूज़ लेटर में वो क्या बताए हैं कि मैंने हफ्ते भर में देखिए क्या-क्या किया।
तो ये चीज़ बताएँ हैं, ठीक ना? जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने मनरेगा को बचाने का अभियान किया, गांधी जी का सपना था, इसको हमें नहीं टूटने देना है, राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ डाल दिया गया है, मनरेगा को बचाने की हम लड़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें, अन्य साथियों के साथ साझा करें। तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक पीडीएफ खुल जाएगी, उस पीडीएफ में डिटेल में डेटा होगा कि भाई उन्होंने क्या-क्या किया, फुटेज के साथ, इमेज के साथ, ठीक ना? तो इसी को बोलते हैं न्यूज़लेटर। चलिए, मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे कभी साझा करूँगा अपनी गतिविधियों को या अपना जो आगे मैं करना चाहता हूँ न्यूज़लेटर के माध्यम से, तो आप और अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक ना? इसके बाद क्या है भाई, हमारा टॉपिक था होमवर्क हॉटलाइन्स। पूछ लेगा होमवर्क हॉटलाइन्स क्या है, तो आप क्या बताएँगे? आप बताएँगे कि एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट जो है कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को भाई क्या करती है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ई-मटेरियल के द्वारा, ठीक ना? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल प्रोवाइड करा के। इसका उद्देश्य है कि जितने भी बैरियर्स हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में, उन सारे बैरियर्स को हमें क्या करना है भाई, रिमूव करना है इसके द्वारा। और विद्यालय के बाद विद्यार्थियों को जो एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हम सर्टिफाइड एजुकेटर के थ्रू भाई उनको क्या करेंगे, देंगे इस वेबसाइट पे, ठीक ना? ऑनलाइन उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएँगे। इसके बाद क्या है भैया, एलएमएस से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ सकता है एलएमएस क्या है? तो एलएमएस का पूरा नाम होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग शैक्षिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने, प्रबंधित करने, वितरित करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षार्थियों की प्रगति को केंद्रीकृत करने, ट्रैक करने, रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। साथ ही ऑनलाइन सामग्री, होस्टिंग, मूल्यांकन उपकरण, अनुपालन, ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसके सामान्य उदाहरणों में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एलएमएस के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं, ठीक ना? टूल, तो आपको यही बस याद रखना है, कैनवास आता है, मूडल आता है, टैलेंट एलएमएस आता है, वर्चुअल क्लासरूम आता है, वेबिनार आता है, एंथोलॉजीज, ब्लैक बोर्ड लर्न आता है, ठीक ना? तो ये नाम याद रखने हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आपसे पूछ लेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है भाई, अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, तो आप क्या करते हैं, या तो पहले मेमोरी आप खरीदते थे, मेमोरी के बाद आपने पेन ड्राइव खरीदना स्टार्ट किया, फिर आप एचएचडी हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदे, फिर आप एसएसडी भी खरीदते हैं, ठीक ना? ये चीज़ है। लेकिन क्या इंटरनेट पे भी आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर जी, हम कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे हम जितना डेटा चाहें वो रख सकते हैं, क्लाउड कर सकते हैं, ठीक ना? जीमेल पे भी कुछ डेटा हम रख लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। परिभाषा क्या है भाई, इंटरनेट पर सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस का वितरण है, ये चीज़ है। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि भाई सीयूईटी पीजी एमएड 2026 की क्या हुई भाई, अंतिम क्लास आपकी समाप्त हो गई, ठीक ना? ये अंतिम थियरी की क्लास थी। जितने भी बच्चे जुड़े रहें इस पूरे यात्रा में, जो थियरी की क्लास मैं स्टार्ट करा रहा था, कुछ बच्चे थे जिन्हें मैंने नोटिस किया था कि जब मैंने सीयूईटी पीजी 2026 वालों के लिए थियरी की क्लास स्टार्ट की थी, तो पूरे यूनिट 1 से वो हमारे साथ बने हुए हैं, और यूनिट 10 की जो ये आखिरी क्लास है, तब तक वो हमारे साथ बने रहे। 2, 4, 5 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ध्यान में बने हैं, जो लगातार वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं। तो उन्हें मैं स्पेशली रूप से क्या करता हूँ भाई, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया, आपने मुझे प्रेरणा दी, मुझे उस उत्सुकता प्रदान की कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से काम करूँ, ठीक ना? तो आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स, जो भी बच्चे ईमानदारी से इतने दिन जुड़े हुए थे। अब एक नया स्टेप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक नए फ़ेज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो आपकी पीवाईक्यू की होगी। हम लोग सीयूईटी पीजी एमएड 2025 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, ऑफ़िशियल पेपर को, ठीक ना? तो बहुत मज़ा आएगा, और जो बच्चे ईमानदारी से यूनिट 1 से 10 तक की थियरी की क्लास मेरे साथ किए हैं, मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि जब मैं अभी पीवाईक्यू आपको कराऊँगा, प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, आपको इतना मज़ा आएगा, सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाएँगे, और आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन बच्चों को रौंद कर आप आगे बढ़ जाएँगे, जो बच्चे सिर्फ़
2 महीने यही बहाना करते रहे, इन्हीं बातों में उलझ कर रहते रहे कि सिलेबस क्या है, एमएड 1 साल का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इस फलाने यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी जाती है, इसकी कितनी कट ऑफ जाती है, आप एक मैराथन क्यों नहीं ला देते? इधर-उधर की बातों में जो बच्चे फँसे थे, आप उन्हें क्या करेंगे, रौंद कर आगे बढ़ जाएँगे। जो बच्चे ईमानदारी से क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे मेरे साथ, ठीक ना? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों को मैं कॉम्पिटिटर मानता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस नोट डाउन कर रहे हैं, थियरी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसको पीवाईक्यू से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। यानी इट मीन्स आप लोग युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग के लिए युद्ध का मैदान एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हॉल है और वहाँ से आपको एमएड की एक सरकारी सीट लेकर आनी है, क्योंकि वही मेरी क्या होगी, गुरु दक्षिणा होगी। ये तस्वीर आप जान सकते हैं कि मैं एक सेमिनार में स्पीच देने के लिए जा रहा था। मैंने अपना एक स्पीच लिख रखा था और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था अपने स्पीच को देने के लिए। उस पल की क्या है, ये तस्वीर है। आप लोगों के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि आज ये थियरी की अंतिम क्लास है, तो थोड़ा-सा भावनात्मक रूप से हम आप जुड़ जाएँ। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन कह रहा हूँ, जिससे आप सुनिएगा। तेरे फैसले पर एक दिन तुझे पछताना होगा, आज भले तू छोड़ के चला जाए, कल तुझे लौट के आना होगा। और बुरा मैं नहीं, बस मेरा वक्त खराब है, बुरा मैं नहीं, बस मेरा थोड़ा सा वक्त खराब है। जिसके साथ आज तू भी नहीं है, कल उसके पीछे जमाना होगा। ठीक ना? आप अपने आप को इतना काबिल आपको बनाना है कि खोने वाले शख्स को क्या हो भाई, एहसास हो कि हमने किसे छोड़ दिया। ठीक ना? तो पूरी मेहनत से तैयारी करनी है, इस देश में बदलाव लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं में बदलाव लाने के लिए। तो चलिए पीवाईक्यू सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिए और मस्त रहिए।